गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नेहा कुमारी यूएचएस धरहरा मोहनपुर से आप सभी का गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3 में स्वागत करती हूँ। तो मेरा जो टॉपिक है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, खाद्य संसाधन जो है पशुओं में। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर सबसे पहला जो शब्द है वो है पशुपालन। पशुपालन है क्या? पशुपालन में हम मुख्यतः यह जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या ऐसे स्टेप्स उठाएं, क्या ऐसे कदम उठाएं जिससे हमारे पशुओं की मांसल संरचना, उनमें दूध देने की क्षमता और साथ साथ प्रजनन में क्या परिवर्तन किए जाएं जिससे हमारे पास जो नस्लें हो वो ज्यादा से ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता से युक्त हो, दूध ज्यादा से ज्यादा दे सके और उनका मांसल संरचना जो हो अच्छी हो। तो यहाँ पर आप देखिए रॉबर्ट बैकवेल है। रॉबर्ट बैकवेल जो है वो विश्व स्तर पर पशुपालन विज्ञान और प्रजनन विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, जिन्होंने इन सारी चीजों की शुरुआत करी। अब पशुपालन जो है वो मुख्यतः हमें सिर्फ खाद्य संसाधन ही नहीं देता है, उसमें विभिन्न प्रकार की चीजें जिसमें ऊन होता है, चमड़ा है, रेशे हैं, उनका मांस है, अंडे हैं। इन सारी चीजों के लिए हम अपने पशुओं पर निर्भर रहते हैं। तो आप पुराने ही समय से, छोटे हम होते हैं तभी से हम पढ़ रहे होते हैं कि पशुओं की आवश्यकता हमें क्यों है। पहले के समय में जब इतना टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं था, उस टाइम पे हमारी पशुओं पर निर्भरता और अधिक थी, हालांकि अभी भी है लेकिन कुछ कम हुई है। अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि बैलों को रिप्लेस कर दिया गया है ट्रैक्टर्स। पहले के समय में हम जुताई के लिए खेतों में बैलों का इस्तेमाल करते थे, जो अब कहीं ना कहीं ट्रैक्टर से होता है, परंतु अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें पशुओं की आवश्यकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छोटे पैमाने पर जब हम नवपाषाण युग की बात करते हैं, उस दौरान से हम छोटे पैमाने पर गाय, बकरी, भैंस, इन सबका लालन पालन करने लग गए, ताकि कृषि से जो हमें खाद्य संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, अगर उससे हमारी जनसंख्या की जो आपूर्ति है भोजन की वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं हम पशुओं से प्राप्त खाद्य से उस सारी आपूर्ति को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 18वीं शताब्दी के दौरान जो क्रांति आई हमारे पशुओं को पालने में और विभिन्न कदम उठाने में, ताकि हम कम से कम लागत लगाकर, कम से कम कृषि क्षेत्र का इस्तेमाल करके अपने पशुओं का गठन अच्छे से कर सकें, जिसमें खास करके उनका दुग्ध उत्पादन है, अंडा उत्पादन है, मांस के लिए जो उनका उत्पादन किया जा रहा है, मछलियों पर जो हमारी निर्भरता है, उन सारी चीजों को कम लागत लगाकर किस प्रकार किया जा सकता है, वो सब कुछ पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या पशुओं की आवश्यकता सिर्फ हमें खाद्य संसाधनों के लिए है? ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, पुराने समय में खेतों में जुताई के लिए हम बैलों का उपयोग किया करते थे। अभी भी आप चले जाइए, आप वैष्णो देवी, अगर आप लोगों में से कुछ लोग गए हों या नहीं भी गए होंगे तो सुना जरूर होगा कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए खच्चरों का, घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारी निर्भरता उन ढोने वाले पशुओं पर भी है, हमारी निर्भरता दूध जो दे रहे हैं उन पशुओं पर भी है, उन पर भी है जो मांस उत्पादन कर रहे हैं, अंडा उत्पादन कर रहे हैं, मछलियों पर हमारी निर्भरता है। तो विभिन्न प्रकार के जो पौष्टिक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं हमें इन पशुओं से प्राप्त होते हैं, जिसके कारण हमें इन सारे स्टेप्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि पशुपालन में हम क्या ऐसे कदम उठाएं जिससे उनके में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, उनमें दूध का उत्पादन बढ़े, मांस का उत्पादन बढ़े। तो मैंने जैसे कहा कि खाद्य के लिए हमारी निर्भरता बनती है, लेकिन क्या सिर्फ खाने के लिए? ऐसा नहीं, हम मल मूत्र के लिए भी उन पर निर्भर हैं। आपने बहुत सुना होगा कि भारत देश में डायबिटीज, बीपी, कैंसर के पेशेंट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसा लग रहा है सर्दी बुखार है, किसी को खांसी हो गई, इस टाइप का हो रहा है, कैंसर हो रहा है, एकदम नॉर्मल बात है। यहाँ तक कि इंडिया को डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाता है। उन सब का मुख्य कारण है कि हम अपनी फसलों पर पेस्टिसाइड्स का इतनी तेजी से इस्तेमाल करते हैं कि उनका जो प्रभाव है वो कई जनरेशंस तक बना रहता है, वो खत्म नहीं होता, वो इकट्ठा होता चला जाता है हमारी कृषि भूमि में। तो उन सारी चीजों का कुछ तो विकल्प होगा। तो उस विकल्प के रूप में हम जैविक उर्वरक के रूप में गाय भैंसों से उपलब्ध जो मलमूत्र है उन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मरणोपरांत इनकी हड्डियों का उपयोग किया जाता है जो उर्वरक का काम करता है। बायोगैस के बारे में हमने सुना है, वर्मी कंपोस्ट के बारे में सुना है। इन सारी चीजों के लिए जो है
हमारी निर्भरता पशुओं पर कहीं ना कहीं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बाकी है ऊन उत्पादन, रेशे जो हमें प्राप्त होते हैं अपने जानवरों से। आपने चमड़े की बेल्ट के बारे में सुना होगा, चमड़े के बूट्स आते हैं, बैग्स बनते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए हमें आवश्यकता है कि हम अपने पशुपालन पर ध्यान दें और किस तरीके कदम उठाएं कि वो इकोनॉमिकल हो सके, मतलब लागत कम हो लेकिन हमें बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो पशुपालन का महत्व क्यों है, ये ब्रीफ कहीं ना कहीं हमारे माइंड में अभी समझ में आ चुका है। आप यहाँ पर देखिए कि प्रोटीन, विटामिन और खनिज ये सब के लिए निर्भरता भी हमारी कहीं ना कहीं दूध पर और मांस और अंडों पर बनती है। आपने एक शब्द सुना होगा, संतुलित आहार। संतुलित आहार एग्जैक्टली है क्या? संतुलित आहार में हमारे भोजन में सही मात्रा होनी चाहिए प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, विटामिन्स की, मिनरल्स की। क्या ये सिर्फ हमें कृषि के भोजन से प्राप्त हो पाएगा? ऐसा संभव नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें जो हमें मांस से प्राप्त हो सकता है, दूध से प्राप्त हो सकता है, खास करके विटामिन ए, कैल्शियम, ये सब जो है हमें दूध और दूध से बने उत्पादों से प्राप्त होते हैं, जिसमें पनीर है, मक्खन है, दही है। इन सारी चीजों से हमारे पौष्टिक तत्व हमारे आहार में आते हैं और कुपोषित होने से हमें बचाते हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा है जो बच्चे हैं वो अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं। एडमिशन के लिए आते हैं, पेरेंट्स से पूछिए आपके बच्चे की एज क्या है, वो बताएंगे 6 साल, और दिखने में एकदम छोटा सा बच्चा लग रहा है। कारण क्या है? उसके भोजन में पौष्टिकता की कमी है, जो उसके ग्रोथ के लिए, उसके शरीर की वृद्धि के लिए कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है। तो उन सारी चीजों की डिमांड हम इन खाद्य संसाधनों से पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे खनिज लवण हैं, जिसमें हमारा आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, ये सारी चीजें भी हमें इनके मांस के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो पशुपालन में आता है वो है हमारा दूध का उत्पादन। तो दूध पीना बहुत आवश्यक है, खास करके आप जैसे बढ़ते बच्चों के लिए, जिनके दिमाग को विकसित करना बहुत जरूरी है। तो रात को सोने से पहले दूध जरूर लिया कीजिए। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत जो है विश्व स्तर पर दूध के उत्पादन में एक अच्छा कंट्रीब्यूटर है और अभी वो कम से कम 23% का योगदान देता है हमारे दूध उत्पादन में वैश्विक स्तर पर। अब ये बदलाव कैसे आया? अगर हम ग्रामीण स्तर की बात करें तो कहीं ना कहीं दूध इजीली अवेलेबल है, सबके पास गाय है, भैंसे हैं। लेकिन अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो क्या इतना आसान है उन तक दूध पहुंचाना? तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करी गई, जिनके जो जनक थे, जिनको पहला अध्यक्ष बनाया गया, वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे, उन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति क्या है? एक तरीके से फ्लड ला देना, बाढ़ ला देना दूध की। इसलिए उनके अंडर जो प्रोग्राम चलाया गया उसको आनंद पैटर्न ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते थे। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड के या आनंद पैटर्न के जो हमारे अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उसमें आएंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। या श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो ये आनंद पैटर्न एग्जैक्टली है क्या? उसमें यह किया गया कि शहर के कई क्षेत्रों से तरल पदार्थ दूध को एक जगह इकट्ठा किया जाए, उसके बाद उसको पूरे अलग अलग जगह पर डेयरी पार्लर्स के रूप में पहुंचाया जाए, ताकि सिटीज में जिनके पास गाय भैंसे अवेलेबल नहीं है उनके पास दूध कैसे उपलब्ध होगा। तो इन सारी चीजों के द्वारा हम हर उस घर तक दूध पहुंचा सकते हैं जहां पर गाय भैंसे उपलब्ध नहीं है। आपने यहाँ बिहार में सुना होगा सुधा डेयरी पार्लर्स चलते हैं। तो वो क्या है? एक प्रकार का ब्रांच है जहां से हम अलग अलग जगहों पर दूध पहुंचाने का कार्य करते हैं। बाकी अलग स्टेट्स में भी है, जैसे कर्नाटक के बारे में है, वहां पे नंदिनी डेयरी पार्लर्स चलते हैं। तो ये सारा बदलाव कब आया? ये सारे चेंजेस आए 1965 के बाद डॉक्टर वर्गीस कुरियन के अध्यक्षता में एनडीडीबी की जो स्थापना करी गई थी। अब जो बदलाव आया है उससे आप उत्पादन में देख सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन में हमें कितना बेनिफिट हो रहा है। तो 1951 से 2021 का जो डेटा है वो हमें दिखाता है कि कितना
इंक्रीज हुआ है, कहीं भी हम डिक्रीज नहीं हो रहे हैं। और रिजल्ट्स जो हैं 1965 के बाद अच्छा आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्पादन हो रहा है मिलियन टन में। यहाँ पे 22 मिलियन टन था, जो हम 2021 में 210 मिलियन टन तक पहुंच चुके हैं। तो ये कैसे? हमारा जो विज्ञान का क्षेत्र है पशुपालन में, उसमें कहीं ना कहीं हमने कुछ प्रकार के बदलाव करे हैं, जिसकी वजह से हमारे दूध का उत्पादन जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। अगला फैक्टर है मांस उत्पादन। तो हमने दूध की बात कर ली, जिसमें हमें विटामिन मिल रहे हैं, कैल्शियम मिल रहा है, जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। उसी तरीके से मांस में भी बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर की डेली डिमांड, साथ ही साथ हमारी जनसंख्या की जो डेली नीड है, जो डिमांड है, उसको पूरा करती है। तो यहाँ पर 1960 से पहले जो कंट्रीब्यूटर्स थे मांस उत्पादन में, वो खास करके जो यूरोप के देश थे और अमेरिका के देश थे, उनका योगदान 1960 से पहले सबसे ज्यादा मांस उत्पादन में रहा। परंतु 1961 के बाद ये कहीं ना कहीं एशियाई देशों की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि 15%, 15 गुना जो कंट्रीब्यूटर है वो एशियाई देश रहे, और बाकी जो अमेरिका है, यूरोप है, उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो मांस उत्पादन में धीरे धीरे घटने लगा। एशियाई देशों में भारत का भी सहयोग कहीं ना कहीं मांस उत्पादन में बहुत अधिक रहा है। इसका मतलब हम पशुपालन विज्ञान पर बहुत बढ़िया ध्यान